नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का द्वितीय सत्र सेकेंड टर्म का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक यशपाल हैं। तो यशपाल का ये पाठ जो है वो नवाबी शान पर, लखनऊ के जो नवाब हैं वो किस तरह से अपनी शान दिखाते हैं इस पर आधारित है। सबसे पहले हम यशपाल के जीवन के बारे में 4 लाइनों में जानते हैं। प्रसिद्ध गद्यकार यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की, बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यही उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह से हुआ। यशपाल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए। 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो था बेटा यशपाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। यशपाल ने बहुत बड़ी मात्रा में कथा साहित्य रचा। वे यथार्थवादी शैली के लेखक हैं। सामाजिक विषमता और रूढ़ियों पर उन्होंने करारे व्यंग किए हैं। यशपाल की मुख्य रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, झूठा सच इत्यादि। तो लेखक का संक्षिप्त परिचय। हर पाठ को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि लेखक किस शैली में लिखता है। तो यशपाल आपको पता चल गया मुख्य रूप से गद्यकार हैं और यथार्थ शैली में लिखते हैं। यथार्थ मतलब जैसा देखते हैं वैसा ही लिखते हैं। अब हम पाठ का संक्षिप्त परिचय आपको बताते हैं। पाठ इस तरह से है। इस पाठ में लेखक ने अपनी एक रेल यात्रा के बारे में बताया है। तो बच्चों ये एक यात्रा संस्मरण है जिसमें लेखक अपनी रेल यात्रा के बारे में बता रहा है। वह सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ जाता है। वहाँ वह देखता है कि एक बर्थ पर लखनवी नवाब की मुद्रा में एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हैं। तो लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा है और देखता है कि सीट के ऊपर बर्थ जिस पर सोते हैं वहाँ पर लखनवी नवाब की मुद्रा वैसी ही हाव भाव बनाए एक सजा धजा सफ़ेद कपड़े पहने हुए सज्जन बैठे हैं। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए हैं। उन सज्जन ने लेखक की ओर ध्यान नहीं दिया, तो लेखक ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। लेकिन लेखक ये देखता रहा कि वो सज्जन क्या कर रहे हैं। अब समस्या थी कि नवाब साहब खीरों को खाएं तो खाएं कैसे। यह उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने खीरे को धोकर तौलिए पर रखा, चाकू निकाल कर फांकें काटी, उन पर नमक मिर्च बुरका, फिर लेखक से खाने की फरमाइश की। लेखक ने मैदा, पेट कमज़ोर होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। तो नवाब जो थे, लखनवी नवाब, वो बड़ी ही अपनी शान में रहने वाले थे। तो लेखक यहाँ बता रहा है कि उनके अंदर इतनी शान होती है, इतना झूठा गुमान होता है कि वह साधारण तौर पर कोई चीज़ खा भी नहीं सकते। उन्होंने उन खीरे उनके पास थे, खीरों को बड़ी नज़ाकत से, बड़ी सावधानी से धोया, सजाया, छीला, काटा, उनके ऊपर नमक मिर्च लगाया। लेखक यशपाल को भी उन्हें खाने के लिए कहा, लेकिन यशपाल ने कहा कि उनका पेट ठीक नहीं रहता, इसलिए वो ये खीरे नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर स्वाद लेने का ढोंग किया, तौलिए से हाथ पोंछे, फिर नवाब साहब ठक कर लेट गए। वे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना करके डकार लेने का ढोंग करते रहे। तो इस तरह से लेखक ने नवाबों की झूठी शान के बारे में इस पाठ में बताया है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए, नवाबियत दिखाने के लिए, अपनी नज़ाकत दिखाने के लिए उन्होंने खीरे काटे तो, लेकिन उन खीरों को खाया नहीं, उन्हें सूंघ कर बस उनका स्वाद ले लिया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो बच्चों एग्ज़ाम में आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस में ये पाठ है और आपके फाइनल एग्ज़ाम में पाठ के बीच में से पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको पैराग्राफ को पढ़कर लिखने होंगे। इसके अलावा आपको पाठ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो अब हम विस्तार पूर्वक इन दोनों चीज़ों को आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो आपके पाठ का ही एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। मुफल्लिस की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था।
भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो ये तो बेटे पाठ का गद्यांश है। अब इस पर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से हैं, लेखक ने रेलगाड़ी में कौन सा टिकट लिया और क्यों? तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और इसलिए लिया क्योंकि बहुत दूर उन्हें जाना नहीं था और वो भीड़ से भी बचना चाहते थे। डिब्बा अनुमान के प्रतिकूल कैसे मिला? अनुमान था कि डिब्बा खाली मिलेगा, लेकिन जब वो उसमें चढ़े तो उन्होंने देखा कि डिब्बा सुनसान नहीं है। उसमें एक नवाबी नस्ल का व्यक्ति बर्थ पर पालथी मारे बैठा था। लेखक खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता था? तो लेखक रास्ते के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए और अपनी नई कहानी के संबंध में सोच विचार करने के लिए खिड़की के पास बैठना चाहता था। तो इस तरह तो पहले पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न हो गए। अब दूसरा पैराग्राफ है, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो इसमें लेखक के डिब्बे पे चढ़ने, नवाब साहब को देखने, उनके सामने 2 खीरे पड़े होने देखने, इन सब बातों को बताया गया है। और नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने में उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक ने भी आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली, बात नहीं की। लेखक ट्रेन के किस डब्बे में चढ़ा और क्यों? तो लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास में के डिब्बे में चढ़ा क्योंकि गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट रही थी और लेखक इसलिए उसमें चढ़ा क्योंकि उसने डिब्बे को खाली समझा। लेखक ने डिब्बे में जाकर क्या देखा? तो लेखक ने डिब्बे में जाकर देखा कि बर्थ पर लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत आराम से पालथी मारे बैठे हुए थे। नवाब साहब क्या कर रहे थे? तो नवाब साहब ने अपने सामने एक तौलिया बिछा रखा था जिसके ऊपर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के सहसा डिब्बे में आ जाने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? तो लेखक जब सहसा डिब्बे में घुसा तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। ऐसा लगा उनके अकेलेपन में बाधा पड़ गई हो और हो सकता है वो भी किसी कहानी के बारे में सोच रही हूँ। तीसरा पैराग्राफ है, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा निकालकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने कहाँ देखकर क्या निश्चय किया? तो नवाब साहब ने एक पल खिड़की के बाहर गौर से देखा, फिर दृढ़ निश्चय करके खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया। दूसरा प्रश्न है, खीरों के साथ नवाब साहब ने क्या किया? तो नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर करके धोया और फिर तौलिए से पोंछा। इसके बाद जेब से चाकू निकाला और फिर खीरों को सिर से काटकर उनका झाग निकाल दिया। अगला प्रश्न है, खीरों को कहाँ सजाया गया? तो खीरों को पूरी तरह साफ करके एहतियात से फांके बनाकर तौलिए पर सजाया गया। अगला पैराग्राफ है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं।
नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनके प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लखनऊ स्टेशन पे जो खीरा बेचते हैं वो ग्राहक को पिसी हुई लाल मिर्च और जीरा मिला नमक भी पुड़िया बनाकर साथ में देते हैं। नवाब साहब ने भी बड़े करीने से बहुत सही तरीके से खीरे की फांकों पर लाल मिर्च और जीरा मिला नमक बुरक दिया और ऐसा लग रहा था कि वो मुंह ही मुंह अपने मन ही मन में उन खीरों का रस ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों के साथ क्या किया? तो आपको बताया गया है, सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरों को धोया, फिर चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और फांकों से उन्हें फांके करके तौलिए पर सजा दिया। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर खीरा बेचने वाले क्या करते हैं? तो आपको बताया गया है, जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ये पुड़िया साथ में देते हैं ताकि खीरे की फांकों पर उन्हें लगाकर खीरे का पूरा स्वाद लिया जा सके। नवाब साहब की भावभंगिमा से क्या स्पष्ट हो रहा था? तो नवाब साहब की भावभंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि उनका मुंह जो है वो खीरे का रस जो है उसके आस्वाद को ले रहा है और उनके मुंह में पानी आ रहा था। अब अगला पैराग्राफ है बच्चों, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और अपने गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रही हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से अपने होठ और अपने हाथ पोंछ लिए। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक की ओर किस दृष्टि से देखा? तो नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा, मानो कह रही हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। उसके बाद नवाब साहब की क्या दशा हुई? तो उसके बाद नवाब साहब खीरे की तैयारी और उसके इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब लास्ट पैराग्राफ है यहाँ, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रही हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है और इसके ऊपर आधारित प्रश्न बच्चों इस तरह से हैं, नवाब साहब का खीरा खाने का ढंग किस तरह अलग था? तो नवाब साहब के खीरा खाने का ढंग अलग था। उन्होंने नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को उठाया, खाने की बजाय सिर्फ उन्हें सूंघा और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर ऐसा उन्होंने हाव भाव दिखाए, ऐसा अभिनय किया कि खीरे का स्वाद उनको आ गया है और उनका पेट भर गया है। नेक्स्ट है, नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? तो नवाब साहब खीरा खाने के अपने विचित्र ढंग के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि रईस और ख़ानदानी नवाब लोग इसी ढंग से सूंघ कर खीरा खाने का स्वाद लेते हैं। वे अपनी रईसी मतलब अपनी अमीरी और अपनी नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे कि वो बहुत बड़े नवाब हैं, बहुत ही एहतियात से चीज़ें खाते हैं, सिर्फ सूंघ कर ही चीज़ों का स्वाद लेते हैं, ये बताना चाहते थे। नवाब साहब ने अपनी खींच मिटाने के लिए क्या किया? तो नवाब साहब ने अपनी खींच मिटाने के लिए लेखक पर यह जताया कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है, पर इसे खाने से अमाशय पर बोझ पड़ता है, अतः वे खीरा खाते नहीं बल्कि सूंघते हैं। इस कथन से नवाब साहब अपना रुतबा मतलब अपनी शान दिखा रहे थे।
तो बेटे पूरे पाठ के एक एक पैराग्राफ करके उस पर आधारित प्रश्न यहाँ तक आपको समझा दिए गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में जो पीछे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो जब लेखक रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रविष्ट हुआ तब वहाँ एक बर्थ पर नवाब जैसी वेशभूषा धारण किए हुए एक व्यक्ति को बैठे देखा। उन्हें आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव छा गया। लेखक के वहाँ आ जाने से उनके एकांत में बाधा पड़ी। तो नवाब साहब ने लेखक से कुछ बात नहीं की और खिड़की के बाहर देखने का नाटक करते रहे। तो नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वो उससे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, उनके कैसे स्वभाव के बारे में बताता है। तो नवाब साहब ने बहुत यत्नपूर्वक खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया और फिर उसे सूंघकर बाहर फेंक दिया। तो ऐसा है कि वे अपनी अमीरी इसमें दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर हैं। सिर्फ वो खाने को सूंघते हैं, खाते नहीं। अपनी नज़ाकत का भी प्रदर्शन कर रहे थे कि वो बहुत नाजुक हैं और अपनी अमीरी को भी वो दिखा रहे थे। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये सभी कहानी के लिए ज़रूरी तत्व हैं। कहानी के मूल में कोई ना कोई घटना अवश्य होती है, कोई ना कोई विचार अवश्य होता है। तो घटना और विचार के अतिरिक्त कहानी पात्रों के माध्यम से ही कही जाती है। जैसे बच्चों अभी आपने एक लेखक की लिखी हुई कहानी लखनवी अंदाज ही पढ़ा, तो उसमें पात्र, लेखक स्वयं पात्र है और नवाब साहब पात्र हैं। घटना है जो लेखक ने देखी। तो इस तरह से बिना किसी घटना के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो दिखावटी ज़िंदगी या झूठी शान, ये नाम हम इसे दे सकते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो कैसे, जैसे आपने पढ़ा है अपने लेसन में कि उन्होंने तौलिया बिछाया, खीरों को धोया, उनके सिर काटे, झाग निकाली, उनकी फांकें की, उन पर नमक मिर्च बुरका। तो इस तरह से उन्होंने खीरों को खाने के लिए तैयार किया। नेक्स्ट है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा होगा, किसी एक के बारे में बताइए। तो खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को निश्चय ही सनक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नवाबों में मुजरे में जाने का शौक सर्वविदित है। मुजरा मीन्स वो स्त्रियों का नृत्य भी देखते थे और उनका गाना भी सुनते थे, और ये शौक उनको बहुत ज़्यादा नवाबों को होता था। वो किसी को अपनी बराबरी नहीं करने देते थे, इसलिए कोठों पर मुजरों के अंत में झगड़े हो जाते थे। इन मुजरों पर पैसा लुटाना भी उनकी सनक में शामिल होता था। अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है, जैसे देश पर बलिदान करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें ये सनक थी कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है और दीवानों की तरह से वो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रयत्नशील रहे। स्वामी विवेकानंद अपनी सनक के बलबूते पर ही विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। सिद्धार्थ जो थे उनको भी सनक थी दुखों का अंत कैसे हो इस बात को ढूंढने की। घर बार छोड़ के तपस्या की और अंत में वो गौतम बुद्ध बन गए। क्रांतिकारी भगत सिंह भी अपनी सनक के कारण ही फांसी के फंदे पर झूले। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ पर आधारित जितने प्रश्न आपकी क्षितिज पुस्तक में दिए गए हैं उन सबको विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको समझाया गया है। वीडियो अच्छा लगे
तो इसे दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।